स्टूडेंट्स, सो लास्ट लेक्चर में हमने जो है केमिकल काइनेटिक्स जो है शुरू की थी। ठीक है, तो हमने काइनेटिक्स का पार्ट 1 में सबसे पहले पढ़ लिया था डिफरेंशियल रेट लो, पढ़ लिया था ना भाई। ठीक है, तो कोई भी जनरल रिएक्शन है, मान लो कोई भी, मान लीजिए A + B किस में कन्वर्ट हो रहा है, C में। तो हमने क्या कहा था, डिफरेंशियल रेट लो क्या था भाई हमारा, दैट विल बी माइनस, अगर यहाँ कोई कोफिशेंट होता तो स्टिक्योमेट्रिक लग जाता डिवाइड में, 1 में स्टिक्योमेट्रिक कोफिशेंट d/dt। रिएक्टेंट के केस में कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए माइनस लगता है। और प्रोडक्ट के केस में क्या होती है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, इसलिए क्या लगेगा, प्लस लगेगा। तो यहाँ कंसंट्रेशन यहाँ 1 स्टिक्योमेट्रिक dC/dt। अब यहाँ पर भी 1 वैल्यू है स्टिक्योमेट्रिक की, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ की सारी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। प्लस मैंने आपको इस डिफरेंशियल रेट लो को जो है लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन आता है उसके साथ भी कनेक्ट करके आपको दिखाया था। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि जो रेट है रिएक्शन का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज रेज टू द पावर देयर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो जितनी भी पावर होती है, अब ये P और Q जो है, मान लीजिए कोई रिएक्शन है AA + BB किस में कन्वर्ट हो रहा है, CC + DD में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सोचोगे मैडम ये A और B की पावर क्या है, ये A और B आनी चाहिए यहाँ पर, तो हम ऐसे लिखेंगे ना, रेट इज इक्वल टू में, मान लीजिए रेट कांस्टेंट K1 है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया K1 आया, तो क्या लिखोगे, A की पावर A और B की पावर B, क्योंकि रेज टू द पावर देयर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। लेकिन मैंने कहा था कि ये जो A और P और Q है ना, वो यहाँ पर A और B के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, रिएक्शन के ऊपर। इसलिए हम बोलते हैं कि P और Q को हम क्या करते हैं, जनरली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इनकी A और B के इक्वल आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमें करना है कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। सबसे पहला, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, कि आप जो रिएक्टेंट लेकर चल रहे हैं वो कैसे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर ये दो रिएक्शन की बात करूँ मैं, ये वाली NO + ऑक्साइड, मतलब NO को हम क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन रहा है, NO2, और यही CO कर रहा है तो क्या बन रहा है, CO2। लेकिन ये रिएक्शन क्या है, फास्ट है, और ये रिएक्शन स्लो है। जबकि क्या है, दोनों ही रिएक्शंस में क्या हो रही है, हम क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, लेकिन फर्स्ट रिएक्शन फास्ट हो रही है और सेकंड रिएक्शन क्या हो रही है, स्लो हो रही है। क्यों, क्योंकि NO और CO दोनों क्या है, डिफरेंट रिएक्टेंट हैं। डिफरेंट होने की वजह से इनके रेट भी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली सेकंड देखो, जब ये जो रिएक्शन है Cl2 + H2HCl, ये फास्ट रिएक्शन है, जबकि ये स्लो रिएक्शन है। जबकि दोनों के अंदर हम क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड करवा रहे हैं, जबकि फर्स्ट फास्ट है, सेकंड स्लो है। इसका मतलब रिएक्टेंट कैसे लेकर चल रहे हैं आप, उसके ऊपर क्या है, हमारा रेट जो है रिएक्शन का डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की। कंसंट्रेशन के बारे में तो अभी हमने बात की थी कि जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी हमारी किसकी भाई, रिएक्टेंट की, उतना ही क्या होगा, हाई रेट ऑफ रिएक्शन होगा। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो क्या होती जाती है भाई, डिक्रीज होती जाती है। तो हमने बात की ना कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है A, वो कन्वर्ट हो रहा है B में। ठीक है, A की कंसंट्रेशन मान लो क्या थी, इनिशियली यहाँ थी जब तक अब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुई, आप जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो ज़्यादा से ज़्यादा A किस में कन्वर्ट स्टार्ट होना हो गया, B में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। तो जिसकी वजह से क्या है, हमारी जो कंसंट्रेशन है A की वो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करती है, डिक्रीज करती है। इसलिए जितनी ज़्यादा जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। यही तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो जनरली ये देखा गया है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और एवरी अगर हम 10 डिग्री राइज करते हैं टेम्परेचर में तो हमारी रिएक्शन का रेट ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जनरली टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। और जनरली हम अगर हम क्या कर दें भाई, 10 डिग्री राइज कर दें, मान लो 10 से 20 गए तो रिएक्शन डबल हो गई। ठीक है, 20 से 30 गए फिर रिएक्शन डबल हो गई, फिर 30 से 40 गए फिर रिएक्शन डबल हो गई। तो ऐसे करके क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, अच्छा, इफेक्ट जो है ना इस टेम्परेचर का, वो आप जो है कोलिजन थ्योरी के बेस पे और एक्टिवेशन थ्योरी के बेस पर बता सकते हो। कैसे, देखो
कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? कोलिजन थ्योरी कहती है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या है आपस में कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने के बाद वो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं किस में कन्वर्ट होते हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन जितने भी मॉलिक्यूल्स हमारे रिएक्टेंट के कोलाइड कर रहे हैं क्या वो सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं? नहीं। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके पास एक मिनिमम एनर्जी नहीं होती जिसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओनली दोज मॉलिक्यूल जिनके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वही आपस में कोलाइड करके किस में कन्वर्ट होते हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाती है? वो हमारी जो है कोलिजन जिनके पास मिनिमम एनर्जी नहीं होती थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो टेम्परेचर से जो हम एनर्जी देते हैं ना वो क्या कर देती है? उनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी को बढ़ा देती है। तो अब मॉलिक्यूल के पास क्या आ जाती है? मिनिमम जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी आ जाती है, जिससे क्या है ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं और हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? बढ़ जाता है। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या है? नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाती हैं और उन नंबर ऑफ कोलिजन की जो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? इंक्रीज हो जाती है। मतलब उनके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाती है जिससे ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन जो हैं, कोलिजन की वजह से ज़्यादा नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो कि है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना मेरे शुरू हो जाते हैं और क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ आपको एक ग्राफ में भी दिख रहा होगा, ये नॉर्मल था हमारा ग्रेड। ठीक है, लेकिन हम इसको जैसे ही आपने क्या किया, टेम्परेचर T1 से आप T2 पर गए और T2 क्या है भाई? यहाँ पर T1+10 आपने 10 डिग्री राइज कर दिया, तो आप क्या देख रहे हो? ये ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो रहा है? आपका जो है राइट साइड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, प्लस ये एनर्जी बैरियर की एनर्जी भी कम हो रही है। इसका मतलब अब ज़्यादा नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल क्या है? इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और आप यहाँ देखो ये प्रोडक्ट में एरिया भी ज़्यादा है इस वाले ग्राफ का। इसका मतलब यहाँ पर इस वाले जब टेम्परेचर बढ़ाओगे आप तो ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, हमने एक और थ्योरी भी करी थी ऑर्गेनिक में, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या कहती है? देखो ये ग्राफ किया था हमने। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या कहती है कि जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा जो हमारे मॉलिक्यूल हैं वो इस क्या है? एक्टिवेशन बैरियर को, इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट में क्या है? कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हमने बात की हुई है, ये आपको ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहता है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी लो है तो रिएक्शन फास्ट होती है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई है तो रिएक्शन क्या होती है? स्लो होती है। बिल्कुल, अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी आपकी, ये एक ग्राफ है आपके पास और एक ये ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? दिस पार्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये टोटल एनर्जी होती है, ये पूरी टोटल एनर्जी होती है। ये एनर्जी जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास होती है, तो अगर टोटल एनर्जी में से मॉलिक्यूल के पास जितनी एनर्जी है वो माइनस कर दे तो जितनी बच जाती है वो हमारी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी होती है। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है यहाँ, तो जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी, मतलब जितना ज़्यादा ये बैरियर होगा उतना ही कम क्या होगा? उतना ही कम रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर यही क्या है ग्राफ नीचे है तो ज़्यादा नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल क्या है? इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? इंक्रीज हो जाएगा। और रेट ऑफ रिएक्शन को जनरली हम किससे देते हैं? ये इक्वेशन होती है ZE माइनस का EA/RT। ठीक है, ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होती है। कब? जब हम क्या करवाते हैं? बाइनरी कोलिजन करवाते हैं। ठीक है, हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा, एक और रेट, ये तो था एक, हम स्टीरिक फैक्टर की टर्म में भी दे सकते हैं। स्टीरिक फैक्टर की टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन होता है हमारा PZ E की माइनस का EA/RT। बस यहाँ पर क्या लग जाता है? P को हम क्या बोलते हैं? बस स्टीरिक फैक्टर बोल देते हैं। जब स्टीरिक फैक्टर क्या आ जाते हैं हमारे, जो है एक्टिव हो जाते हैं, मतलब साइज ऑफ द ग्रुप, ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन को क्या अफेक्ट करने लग जाएंगे, तब हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर जो है स्टीरिक फैक्टर जो है, जिसको हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं? इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, Z क्या है? यहाँ पर Z को हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। Z क्या होता है भाई? हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, E आपको पता ही है क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है। आपको पता है जब हम कैटलिस्ट डालते हैं तो वो क्या करता है? हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप कैटलिस्ट डालते हो वो क्या कर देता है? इस एनर्जी बैरियर को कम कर देता है, और जितना ज़्यादा एनर्जी बैरियर कम होगा उतना ही ज़्यादा रिएक्टेंट के, जितना ज़्यादा एनर्जी बैरियर कम होगा उतना ही ज़्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? बढ़ जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता। मान लो कोई रिएक्शन है, A किस में कन्वर्ट हो रहा है? B में, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में है। तो मान लो आपने कैटलिस्ट डाल दिया, तो कैटलिस्ट क्या करेगा? जिस रेट से
फॉरवर्ड रिएक्शन को इंक्रीज करेगा उसी रेट से बैकवर्ड रिएक्शन को भी ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसलिए ये इक्विलिब्रियम को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता, ऑल्दो ये क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, क्योंकि एनर्जी बैरियर को क्या कर देता है, कम कर देता है। एक्सपोजर टू रेडिएशन, ठीक है, जनरली देखा गया है कि कुछ रिएक्शंस के केस में क्या है, जब हम उन रिएक्शंस को क्या करवाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ जो है रेडिएशन करवाते हैं, उनके ऊपर रेडिएशन डालते हैं एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की, तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, ब्रेक हो जाते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में। जनरली ऐसी रिएक्शंस को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, जो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होती हैं। तो कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो डार्क में बहुत स्लो होती हैं, लेकिन लाइट की प्रेजेंस में बहुत फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में उनका रेट है वो क्या है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उनका जो एनर्जी बैरियर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कई केसेस में जो नेचर है सॉल्वेंट का वो भी क्या करता है, अफेक्ट करता है किसको, भाई रेट ऑफ रिएक्शन को, कि डाइलेक्ट्रिक कैसा है सॉल्वेंट का, जो हमारे पास सॉल्वेंट है उसकी पोलैरिटी क्या है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेशन क्या है। अच्छा, पोलैरिटी की अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें हम, ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के केस में जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ही ज़्यादा हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है भाई, कंडीशन ये है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है जो जिसके अंदर आ रहा है वो क्या होना चाहिए, आयनिक होना चाहिए नेचर में। पोलैरिटी भी क्या करती है, अफेक्ट करती है भाई रेट ऑफ रिएक्शन को। कैसे करती है कि मॉलिक्यूल हमारा जितना ज़्यादा, मान लो हमारे पास जो रिएक्टिंग स्पीसीज है वो क्या है, आयनिक है, मतलब पोलर है, तो अगर आप उसको पोलर सॉल्वेंट में ही डाल दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन मान लो हमारे पास जो रिएक्टिंग स्पीसीज है वो नॉन पोलर है, और अगर आप उसको पोलर में डाल रहे हो तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अगर हमारे पास पोलर रिएक्टेंट है और आप उसको पोलर ही सॉल्वेंट में डाल रहे हो तो इंक्रीज होता है। लेकिन अगर हमारे पास रिएक्टेंट तो पोलर है लेकिन सॉल्यूशन लेस पोलर है, या फिर उल्टा हो, वाइस वर्सा हो, कि हमारे पास जो रिएक्टेंट तो क्या है लेस पोलर है, लेकिन प्रोडक्ट जो हमारा सॉल्वेंट है वो ज़्यादा पोलर है, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अगर रिएक्टेंट से कम पोलर है तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, अगर हम क्या लेकर चल रहे हैं, पोलर सॉल्वेंट लेकर चल रहे हैं। तो देखो लिखा हुआ है ना, पोलर सॉल्वेंट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। पोलर सॉल्वेंट इंक्रीज करते हैं जब प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है वो ज़्यादा पोलर हो रिएक्टेंट से, ठीक है। अगर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा ज़्यादा पोलर होगा तो पोलर ही रिएक्टेंट है आपके पास, मतलब पोलर ही नीचे आप क्या लेकर चल रहे हो, सॉल्वेंट लेकर चल रहे हो, ठीक है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी पोलर बन रहा है, तो ये पोलर सॉल्वेंट इस प्रोडक्ट को क्या कर देगा, स्टेबलाइज करेगा। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म होगा, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है लेकिन प्रोडक्ट की जो पोलैरिटी है वो रिएक्टेंट से कम है और नीचे सॉल्वेंट आपका पोलर है, तो क्या अब ये पोलर सॉल्वेंट इस प्रोडक्ट को स्टेबलाइज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो बस इतने पॉइंट्स आपके लिए इनफ हैं, आप कोई भी 3 या 4 पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन मैंने आपको बता दिया था। रेट लॉ के केस में हम इसको कैसे बोलते हैं, PQ लिख देते हैं। अभी PQ इस AB के इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ऑर्डर क्या होता है भाई, अच्छा ऑर्डर क्या होता है, मान लीजिए कोई रिएक्शन है, जनरल यही ले लेते हैं हम, जिसमें दे रखे AA प्लस BB किस में कन्वर्ट हो रहा है, CC में, ठीक है। तो रेट क्या होगा भाई रिएक्शन का, मान लीजिए कांस्टेंट है यहाँ K1, तो K1 इंटू में A की पावर A B की पावर B, तो इस A और प्लस B का अगर हम सम कर दें तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो द सम ऑफ पावर्स, ये पावर्स हैं, सम ऑफ पावर टू विच कंसंट्रेशन टर्म इज रेज, ये कंसंट्रेशन है अभी रिएक्टेंट की, तो अगर हम उनकी पावर्स का सम कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता है। अभी मैंने कहा था ना, ये अगर मान लीजिए आपने इन दोनों को ऐड किया, ठीक है, ऐड करने के बाद n की वैल्यू 0 आ गई, तो n इसको हम जनरली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को शो करते हैं n से, n होता है A प्लस B। अगर n की वैल्यू 0 आती है तो उसको हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। n की वैल्यू 1 आती है दैट आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, n की वैल्यू 2 आती है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, एंड सो ऑन। जैसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, ठीक है। तो देखिए एक मिनट, इसका ना थोड़ा इजी एग्जाम्पल समझाती हूँ मैं आपको। जैसे ये रिएक्शन, ठीक है, N2O5 NO2 प्लस हाफ O2। अच्छा, इस रिएक्शन के अंदर जो रेट है ना वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ओनली N2O5 के ऊपर, क्योंकि रिएक्टेंट एक है, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो जाएगी, आपकी फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी,
सेकंड ऑर्डर हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2 और 1 3 क्या हो जाएगी। अच्छा आप कहोगे यहाँ पर ये है NO + F2, तो यहाँ पर ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है भाई। NO2 + F2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है आपका, NO2 है और F2 है, 1 और +1 ये क्या हो जाएगी आपकी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, हाँ कुछ एक्सेप्शन भी आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि मैंने कहा ना ये PQ की वैल्यू A और B की इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें जो रेट है रिएक्शन का वो क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल अमोनिया, जब आप अमोनिया से आप क्या करते हो N2 + 3H2 प्रिपेयर करते हो, तो इस केस में जो रेट होता है ना रिएक्शन का वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि आप कितनी अमाउंट ऑफ अमोनिया लेकर चल रहे हो। ठीक है, इसका मतलब रेट जो होता है, रेट क्या होगा भाई, यहाँ पर मान लीजिए K1 है यहाँ पर कांस्टेंट, तो रेट क्या होता है भाई K1 इंटू में NH3 की पावर, अब डिपेंड ही नहीं कर रहा तो ऊपर क्या आ जाएगा भाई 0। ठीक है, तो इस केस में रेट ऊपर जो ऑर्डर आ रहा है हमारा N की वैल्यू क्या आ रही है 0, तो ये कैसी ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। जनरली जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं ना, उनमें ये देखा गया है कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर जो रेट है ना रिएक्शन का, वो हम इनिशियली कितना सब्सटेंस लेकर चल रहे थे, उसकी कंसंट्रेशन क्या थी, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो वो हमारा किसका एग्जांपल हो जाता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल हो जाता है। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है अभी फोटोकेमिकल रिएक्शन का। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में होती हैं, कुछ हिट्रोजीनियस रिएक्शंस भी होती हैं जो क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे होती हैं। जैसे ये क्या थी हमारी, एक हिट्रोजीनियस रिएक्शन थी जिसमें क्या है रेट ऑफ रिएक्शन क्या है किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा कि हम कितनी अमाउंट ऑफ अमोनिया लेकर चल रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, हो जाएगा। तो देखो, तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, जो रेट होता है ना हमारा, वो डिपेंड नहीं करता कि हम इनिशियल कितनी कंसंट्रेशन जो है मॉलिक्यूल की लेकर चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर किसके ऊपर डिपेंड करता है रेट, वहाँ पर रेट डिपेंड करता है कि आप कितनी इंटेंसिटी की लाइट डाल रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर लाइट पे डिपेंड करता है रेट, भाई इंटेंसिटी कितनी है लाइट की, उसके अंदर उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, ना कि इस पर कि आप कितना मॉलिक्यूल लेकर चल रहे हैं। तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाता है, आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, सेम कुछ हिट्रोजीनियस रिएक्शंस भी हैं भाई, जो क्या करती हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। मतलब उनके अंदर जो रेट है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अच्छा मैंने कहा था ना रेट ऑफ रिएक्शन को हम दो फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, एक तो था डिफरेंशियल फॉर्म और एक होता है इंटीग्रेटेड फॉर्म। जो अभी हमने पीछे लिखी थी वो क्या थी, डिफरेंशियल फॉर्म थी, किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने की। अब हम करने वाले हैं इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, हमने कल कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, ऑलवेज विल बी कंसंट्रेशन पर टाइम। यही था भाई, कंसंट्रेशन को हम मोल पर लीटर में लिखते हैं, तो मोल पर लीटर पर टाइम। टाइम मतलब आप समझ लीजिए मोल पर लीटर पर सेकंड इनवर्स पर आवर इनवर्स, वो क्या हो जाता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का। लेकिन ये जो है ना ये K1, दिस इज नोन एज रेट कांस्टेंट, और इस रेट कांस्टेंट की आपको यूनिट याद रखनी है। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है यहाँ पर मोल पर लीटर, इसको लिख लीजिएगा, ये तरीका 1 - 1 सेकंड इनवर्स। ठीक है, अच्छा अब यहाँ जब आप n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपके पास रेट कांस्टेंट आ जाएगा जीरो ऑर्डर का, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो रेट कांस्टेंट K1 की यूनिट आ जाएगी आपके लिए, आपकी सेकंड ऑर्डर के लिए, एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर जीरो ऑर्डर की बात कर रही हूँ अब, तो n की वैल्यू क्या हो गई 0, रेट कांस्टेंट क्या होता है भाई में रखिए, तो यहाँ 0 पुट करिए, क्या आएगा, मोल पर लीटर, 0 पुट करेंगे 1 सेकंड इनवर्स, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी भाई, आपकी यूनिट आ जाएगी मोल, क्या आ जाएगी भाई, या फिर इसको मैं उल्टा करके लिख दूं तो क्या हो जाएगा, लीटर पर मोल का इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये क्या होती है, रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है फर्स्ट ऑर्डर के केस में। अगर सेकंड ऑर्डर आ जाता तो क्या लिख देते भाई, इसको n की वैल्यू 2 हो जाती, 2 होती तो क्या हो जाता 1 - 2 -1 होता, इसको मैं उल्टा करके लिख देती, फिर क्या, लीटर पर मोल क्या हो जाता आपका जो है सेकंड इनवर्स। सॉरी, n की वैल्यू जब आप 1 पुट करते, फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना, 1 - 1 0 हो जाता, ये यूनिट तो हट जाती। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में जो रेट कांस्टेंट की यूनिट आती है वो ओनली क्या आती है, सेकंड इनवर्स। अच्छा ये हेल्पफुल कहाँ होती है, कई बार ना हमें समझ नहीं आता कि ये कौन सी रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है, और हमें वहाँ पर ना रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी होती है न्यूमेरिकल में। अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है तो साथ में ऑब्वियस है उसका यूनिट भी लिखा हुआ होगा, तो हम यूनिट देख के समझ जाते हैं कि ये कौन सी रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है,
या थर्ड ऑर्डर है। मान लो मैंने आपको कोई न्यूमेरिकल दिया, मैंने लिख दिया रेट कांस्टेंट की वैल्यू इज 3.8 सेकंड इनवर्स। आप देखोगे कि ये तो सेकंड इनवर्स है, इसका मतलब ये जो भी रिएक्शन है हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि किसको ऑर्डर कर रही है, फॉलो कर रही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये हमारी। मतलब रेट क्या है, ओनली क्या है, एक कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करता है। अगर मान लो मैंने आपको दे दिया ऐसे कुछ 2 क्या लीटर पर मोल या फिर मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, आप देखोगे मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, लीटर पर मोल था, उल्टा करोगे मोल पर लीटर प्लस हो जाएगा, ये ऊपर पावर किसकी यूनिट थी, जीरो ऑर्डर की। मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो फॉर्मूला दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, क्या है, लीटर पर मोल की 1 माइनस एन, सॉरी मोल पर लीटर की 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। ये किसका फॉर्मूला है भाई, रेट कांस्टेंट निकालने का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेटेड रेट लो करना है। ठीक है, जीरो ऑर्डर के केस में, फर्स्ट सेकंड थर्ड के केस में हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेटेड जो है रेट लो निकालना है। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लो कहाँ पहले सक्सेसफुल है, जहाँ पर हमें जो है ऑलरेडी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पता हो। मतलब हमें पता हो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो उस केस में वहाँ पर हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है इंटीग्रेटेड रेट लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं हम पहले, तो कैसे करेंगे हम जीरो ऑर्डर की बात, ये देखिए बाद में आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी इनके जनरली जो याद करने की। मान लीजिए कोई भी एक रिएक्शन है जिसमें Na किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। ठीक है, जब टाइम ज़ीरो था, जब टाइम क्या था, ज़ीरो था, जब तक ज़ीरो था टाइम तब तक कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ था। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन हमने मान ली जो रिएक्टेंट की, दैट इज़ A0, इनिशियल कंसंट्रेशन हमने मान ली A है। ठीक है, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A है तो जब टाइम जीरो था तब तक कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट हुआ नहीं है, तब तक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी, जीरो थी। लेकिन अब क्या है, टाइम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो हमने मान लिया जब टाइम टी तक पहुंचा, मतलब टी किसके इक्वल हो गया, टाइम टी के इक्वल हो गया, तो हमने मान लिया एक्स नंबर ऑफ रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट में। इसका मतलब इस इनिशियल कंसंट्रेशन में से एक्स नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कम हो गए होंगे, तो हमने यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो गई आपकी, अब A माइनस एक्स होगी, और ये एक्स क्या कन्वर्ट हो गए होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए होंगे, तो यहाँ पर हमारी कंसंट्रेशन क्या हो गई, प्रोडक्ट की एक्स हो गई। ठीक है, तो अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिफरेंशियल रेट लो क्या होता है, माइनस का dA/dt। ठीक है, चाहे यहाँ पे n ना लगाइए, चाहे ओनली A लिख लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ओनली यहाँ A लिख लीजिए, क्यों, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जीरो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम A की पावर क्या कर देंगे, सीधा जीरो कर देंगे। तो माइनस का dA/dt प्लस का dP/dt, क्योंकि प्रोडक्ट की इंक्रीज हो रही है, किसके इक्वल होगा, हमने मान लिया रेट कांस्टेंट इज K। ठीक है, तो K इज इक्वल टू में A की पावर जीरो, क्योंकि ये क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। मैंने कहा था ना इंटीग्रेटेड रेट लो तभी इफेक्टिव है जब हमें क्या पता हो कि ऑर्डर कौन सा है रिएक्शन का। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं ओनली ये उठा लेती हूँ, माइनस का dA, और यहाँ पर A की जीरो है तो 1 हो गया, क्या आ गया, माइनस का dA/dt K आ गया। अब आप डिफरेंस इंटीग्रेशन कर दो, कहाँ से कहाँ तक, लिमिट A0 से A तक इंक्रीज हो रही है हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, मतलब चेंज हो रही है, और प्रोडक्ट की हो रही है 0 से x। ठीक है, टाइम क्या है हमारा, 0 से t चेंज हो रहा है भाई, 0 से कहाँ जा रहा है हमारा टाइम, t जा रहा है। तो यहाँ तो इंटीग्रेट कर दिया A0 से A, यहाँ कर दिया 0 से t, तो क्या बन गया, देखो हमने क्या किया, ये dA था, ठीक है, ये A0 था, ये A था, यहाँ माइनस था, यहाँ क्या था k dt, लिमिट क्या थी 0 से t तक, क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। तो इंटीग्रेशन करने से इंटीग्रेशन और डेरिवेशन कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, A0 से A, और यहाँ क्या हो जाएगा, dt क्या हो जाएगा भाई, ये t में कन्वर्ट हो जाएगा। तो k तो कांस्टेंट है, मैं बाहर निकाल लूँ, अंदर क्या रह जाएगा, t 0 से t, कैपिटल T लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है A, लोअर लिमिट क्या है A0, अपर लिमिट क्या है यहाँ पर T, और लोअर लिमिट क्या है 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गई वैल्यू, A इज माइनस A0 इज इक्वल टू में KT। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी भाई हमारी, आप यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, दैट इज K की वैल्यू निकाल लीजिए, K की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, A0 माइनस का A, सॉरी यहाँ पर बाहर माइनस भी तो था ना। ठीक है, तो अगर बाहर माइनस था तो माइनस का आप अंदर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा नहीं हो जाएगा, दैट इज ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया A0 प्लस का, A0 क्या हो गया प्लस का, और ये क्या हो गया अब आपका माइनस का। ठीक है, माइनस अंदर लेके गए, ये माइनस का हो गया, ये क्या हो गया प्लस का। तो यहाँ से अब K की वैल्यू निकालिए, क्या हो गई, A0 माइनस A/T हो गई। ठीक है, यहाँ से हम ग्राफ भी कर लेंगे, तो यहाँ आज एक बार डेरिवेशन समझो, कल के लेक्चर में हम क्या कर लेंगे, इसका ग्राफ भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ गई आपकी किसकी वैल्यू की, अच्छा A0 की वैल्यू क्या थी भाई, स्टार्टिंग में हम क्या लेकर चले थे A,
और ए की क्या थी, a माइनस का x डिवाइड बाय में t। तो यहाँ पर सॉल्व करो इसको, क्या हो गया a माइनस का a, ये माइनस अंदर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, a से a कट गया, k की वैल्यू क्या आ गई, x बाई टी आ गई। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई भाई, KT आ गई। इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, इसी को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ k की वैल्यू क्या आई है भाई, x बाई टी आई है। अच्छा यहाँ पर हम x क्या आ गया, KT के इक्वल आ गया। तो अगर मैं आप बोलूँ x वर्सेस t का ग्राफ बनाइए तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा बिल्कुल, ठीक है। और ये स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी के, तो ये x अपॉन टी का ग्राफ आ जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से आप और क्या कर सकते हैं, इसी इक्वेशन से यूज़ करके k इज इक्वल टू में a नोट माइनस का a इज इक्वल टू टी, टी को मैं उधर ले जाऊँ क्या बन जाएगा, के टी इज इक्वल टू में a नोट माइनस का a बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ से अब आप a की वैल्यू निकाल लीजिए। तो a को इधर ले आइए, a नोट उधर ही रहेगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, के टी उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं आपको कहूँ यहाँ a वर्सेस t का ग्राफ बनाइए तो कैसा बनेगा, देखो क्या होती है लाइन की इक्वेशन, y इज इक्वल टू में mx प्लस में c होती है। अब ये m क्या है, यहाँ पर हमारा k है, x क्या है, t है, और स्लोप क्या है हमारे पास यहाँ पर a है, a नोट है, सॉरी जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, ए नोट है, प्लस ये माइनस है। माइनस का मतलब क्या हो गया, ये ग्राफ कैसा बनेगा, डिक्रीजिंग बनेगा ऐसे। अगर ये प्लस होता तो ये ग्राफ कैसा बनता, ऐसे बनता। अब माइनस है तो ग्राफ कैसा बनेगा, डिक्रीजिंग। और स्लोप क्या होगी भाई इसकी, स्लोप विल बी माइनस के स्लोप हो जाएगी। और इंटरसेप्ट क्या होगा भाई यहाँ पर, दैट विल बी ए नोट क्या हो जाएगा, आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो ये दो ग्राफ क्या है, आगे इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स आती हैं उसके अंदर ये जो दो ग्राफ है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, ठीक है, हो जाएगा। हाँ जी, तो इसका मतलब ग्राफ क्या बना, अगर आप x वर्सेस t का ग्राफ बनाते हैं तो आपके पास ग्राफ ऐसा आ रहा है क्योंकि x क्या है, kt के इक्वल है। अगर आप किसके वर्सेस किसका ग्राफ बनाते हैं, a वर्सेस t का ग्राफ बनाते हैं तो आपके पास ग्राफ कैसा आ रहा है, ये, क्योंकि a इज इक्वल टू में a नोट माइनस का क्या होता है, kt होता है। तो ये क्या हो गया, आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो है करेक्टरिस्टिक्स करेंगे और आगे फर्दर फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी करेंगे। ओके, थैंक यू।